हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस होने वाला है, थोड़ा क्राइम के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में। अब हिंदी मूवीज़ में, हिंदी क्यों, इंग्लिश मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ किडनैपर्स है और वो बहुत सारा पैसा रैंसम मनी मांग रहे हैं। कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस है जो करोड़ों में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये सब कुछ हर कोई अपना नाम छुपा कर करता है। अब नाम छुपाकर काला पैसा कमा तो लिया, खर्च कैसे करेंगे? जब खर्च करेंगे तब तो पता चल जाएगा सबको, लोग तो पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया। इसका मतलब ये जो ब्लैक मनी है, क्राइम करके कमाया हुआ पैसा है, वो कमाना मुश्किल है, आसान है, कैसा है पता नहीं, लेकिन उसको खर्च करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये ब्लैक मनी को किसी तरह से वाइट मनी में जब तक कन्वर्ट नहीं करते तब तक उसको स्पेंड नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, यही जो काला पैसा है, इसको किस तरह से लोग वाइट बनाते हैं और हमारे पास ऐसे कौन से लॉज है जो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्लैक मनी का नाम जब भी आता है तो उसके साथ ही एक टर्म बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुनने में आता है, हवाला। तो ये हवाला एग्जैक्टली होता क्या है? हवाला का मीनिंग अगर देखा जाए तो इस वर्ड का मीनिंग होता है ट्रस्ट। अब ब्लैक मनी से रिलेटेड है और उसका मीनिंग अगर ट्रस्ट है तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हवाला एग्जैक्टली होता कैसे है। टू बिगिन विथ, जैसा कि हमने कहा हम ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से कोई मिस्टर ए है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। तो हमारा मिस्टर ए है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है और वो कंट्री ए में रहता है। लेट्स से इंडिया कंट्री ए है, तो ऑब्वियसली ये ब्लैक मनी उसने लेट्स से इंडियन रुपीज में कमाया है। सो कंट्री ए है, करेंसी, इस कंट्री की करेंसी ए होगा और हमारा मिस्टर ए है। अब इसे ये पैसे किसी और कंट्री में शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मनी कमाया है, क्राइम करके कमाया है, डायरेक्टली तो स्पेंड कर नहीं सकता, उसको दिखाना पड़ेगा कोई और सोर्स ऑफ इनकम। सो इसके लिए बेटर होगा कि ये पहले इस पर्टिकुलर पैसे को किसी और कंट्री में रूट करे। तो अब अगर किसी और कंट्री में पैसे भेजने हैं तो सबसे इजी चैनल क्या होगा? बैंक अकाउंट्स। हम तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बैठे बैठे पैसा कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या मिस्टर ए हमारा ऐसा कर सकता है? नहीं, क्योंकि जिस पैसे की बात हम कर रहे हैं वो ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, तो बैंक चैनल के थ्रू ये रूट नहीं हो सकता। इसीलिए तो हवाला की हेल्प लेगा। सो ये मिस्टर ए इंडिया दैट इज करंट लेट्स से कंट्री ए और इंडियन करेंसी दैट इज करेंसी ए में हवाला करना चाहता है। तो कैसे करेगा? अब वो इस कंट्री का एक एजेंट पकड़ेगा, हवाला एजेंट होगा, जिसके साथ वो कांटेक्ट करेगा और लेट्स से 100 करोड़ रुपीस उसको ट्रांसफर करने हैं सम मिस्टर बी, किसी मिस्टर बी के पास कंट्री बी में रहता है जो, और उसको जब पैसे मिलेंगे तो वो करेंसी बी में होगा। बहुत सारे टैक्स हेवन्स जिनको कहा जाता है, ऐसी कंट्रीज है जहाँ के टैक्स पॉलिसीज बहुत ही लीनियंट होते हैं। जैसे इंडिया में टैक्स एक्ट्स जो है और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे पैसों से रिलेटेड जो लॉज है वो काफी लीनियंट होते हैं, आसान होते हैं, तो उन कंट्रीज को टारगेट किया जाता है। तो अब ये मिस्टर बी के पास पैसे पहुंचाने हैं तो क्या करेगा? ए उसकी कंट्री का हवाला एजेंट को पकड़ेगा, उसको बताएगा ये 100 करोड़ ट्रांसफर करने हैं। अब ये जो एजेंट है ये कंट्री बी, जिस कंट्री में रिसीवर है, उस कंट्री के एजेंट को कांटेक्ट करेगा एंड ये एजेंट रिसीवर बी को पैसे दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये रुपीस में था, ये किसी और करेंसी में होगा। जिस किसी कंट्री में बी रहता है उस करेंसी में हो सकता है या कोई भी करेंसी में होगा अदर देन इंडियन रुपीस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जो दो एजेंट्स हैं इनके बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है और इसका कोई भी पेपर प्रूफ नहीं होगा। नो लीगल वर्क, नो पेपर वर्क। ऑब्वियसली ये पूरा ब्लैक मनी है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा बिजनेस किस पर डिपेंड करता है? ट्रस्ट। ये जो एजेंट्स है इनके म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, इसीलिए द टर्म हवाला, जिसका एक्चुअल मीनिंग ट्रस्ट होता है। अब क्या है, पहले जमाने में आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा, सैफ अली खान की एक मूवी आई थी बाजार, जिसमें आपने देखा होगा ये हवाला ट्रांजैक्शंस विद इन इंडिया भी करते थे। तो कुछ नोट के जो नंबर्स है ना उसको लिया जाता। सो ए को अगर पैसे पहुंचाने हैं बी के पास थ्रू द एजेंट्स, तो बी जब पैसे रिसीव करने आएगा तो उसके पास एक नोट होना चाहिए और वो नोट का नंबर इज द कोड वर्ड।
सो आजकल तो हाईटेक हो गया है, तो नोट यूज हो ये जरूरी नहीं है। सो इस तरह से ये हवाला ट्रांजैक्शन ऑपरेट करता है। अब इसका ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग से क्या लेना देना है ये तो हमने देख लिया। ब्लैक मनी है इसीलिए तो हवाला के चैनल से यहां से वहां वो मनी पहुंचाया जा रहा है, अदरवाइज बैंकिंग चैनल यूज कर सकते थे। अब ये पूरा यहां से वहां पैसे पहुंचाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में या लीगल मनी में कन्वर्ट करना होता है। ये जो कन्वर्ट करना है इसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये जो ब्लैक मनी है इसको और बहुत सारे टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे इलीगल मनी, डर्टी मनी या टेंटेड मनी जिसमें दाग लगा हो। और इसको जब हम कन्वर्ट करता है कोई लीगल मनी में, व्हाइट मनी में या अनटेंटेड मनी में, उस एंटायर प्रोसेस को कहते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा कि ब्लैक मनी कमाना आसान है मुश्किल है पता नहीं, लेकिन उसको खर्च करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाता लीगल मनी में या व्हाइट मनी में, इसको हम स्पेंड नहीं कर सकते। सो इसका जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस जो है ये आइडियली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अब होगा क्या, लेट्स से मिस्टर ए ने कुछ क्राइम करके या किसी गलत सोर्स से बहुत सारे पैसे कमाए, तो अब यहाँ पे हवाला के थ्रू वो कर क्या रहा है, उसने ये पैसे किसी और कंट्री में भेज दिए। तो जैसे हमने बोला टैक्स हेवन्स होते हैं, बहामास हो सकता है, सिंगापुर, दुबई, इस तरह के कंट्रीज में इसने ये हवाला के थ्रू पैसे पहुंचा दिया। तो उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये इलीगल या क्रिमिनल सोर्स है, तो पैसे को सोर्स ऑफ इनकम से अलग किया, पैसे को सोर्स ऑफ इनकम से अलग कर दिया ताकि वो ब्लैक मनी ना रहे। अब तो इसने सोर्स से अलग कर दिया, मतलब उसको प्लेस कर दिया किसी और जगह पर। सो हवाला करके उसे दुबई पहुंचा दिया लेट्स से, तो अब क्या हो गया, सोर्स से अलग हो गया, किसी और जगह पर जाकर प्लेस हो गया, प्लेसमेंट। इट इज आइदर स्मगल्ड आउटसाइड इंडिया टू टैक्स हेवन कंट्रीज। अब दूसरा, अब वापस से इंडिया लेकर आना है, ऑब्वियसली पैसे उसने कमाए हैं तो उसी को खर्च करने हैं, तो इंडिया वापस तो लेकर आना है पैसे, लेकिन डायरेक्टली थोड़ी ला सकता है। पर्पस क्या था इंडिया से बाहर ले जाने का, कि सोर्स ऑफ इनकम से वो पैसा दूर हो और उससे कोई रिलेशनशिप ना बचे। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है लेयरिंग। उस कंट्री में कुछ और कंपनीज फॉर्म किए जाएंगे, कंपनीज के सब्सिडरीज, सब्सिडरीज के सब्सिडरीज। सो इस तरह के कंपनीज फॉर्म करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस एंटर किए जाएंगे। सिर्फ पेपर पर कोई बिजनेस नहीं होगा, लेकिन पेपर पे ये कंपनी ने उस कंपनी को दिया, उस कंपनी ने और एक सब्सिडरी बनाई। सो इस तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करके बहुत सारे लेयर्स क्रिएट करेंगे ताकि ओरिजिन का पता ना चले। सो ये जो प्रोसेस होता है जहां पर पैसे के सोर्स से अलग करने के लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं लेयरिंग। तो हो क्या रहा है, पैसे का ओरिजिनल सोर्स लेयर हो गया, कवर हो गया। अब बारी आती है उस पैसे को वापस उसके सोर्स तक लेकर आना। हमारे एग्जाम्पल में इस पैसे को अब वापस इंडिया लेकर आना है। तो अब क्योंकि वो पैसा किसी और कंपनी में है और बहुत सारे सब्सिडरीज, उसका होल्डिंग, ऐसे बहुत सारे कंपनीज लेयर्स बनाए हैं, अब उसका सोर्स नहीं पता चलेगा। अब ये इंडिया में, इट इज रूटेड बैक टू इंडिया इन द लेजिटिमेट फॉर्म। सो यहाँ पे कोई एक और सब्सिडरी कंपनी बना दी जिसमें बाहर के कंपनी ने इन्वेस्ट किया, एफडीआईज के थ्रू ये पैसा इंडिया में वापस आएगा। इंटीग्रेशन मतलब इंडियन इकोनॉमी में लीगल मनी बनकर वो पैसा वापस एंटर करेगा। इस स्टेज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। सो रूटेड बैक टू इंडिया, ये एफडीआईज के थ्रू हो सकता है, सब्सिडरी कंपनीज फॉर्म करके हो सकता है। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो लीगल है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर गोवा के कसिनोज है, तो वहां पर जाकर किसी ने ब्लैक मनी कमाया और वहां जाकर पैसे लगाता है और वो हार जाता है, तो वो तो लीगल बिजनेस हुआ उस जगह के लिए। तो इसका मतलब मार्केट में आ गया अभी पैसा, प्लेसमेंट, लेयरिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो गया। या फिर एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स है, टेम्पल्स में लोग लाखों के, करोड़ों के डोनेशंस देते हैं और कभी कभार डोनर का नाम भी नहीं पता होता। तो लेट्स से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स किसी ने डोनेट कर दिया और लाकर रख दिया, बस इन्फॉर्म किया ही नहीं, किसी टेम्पल अथॉरिटीज को बताया ही नहीं। सो इसका मतलब क्या है, अब वो आ तो जाएगा इकोनॉमी में, लीगल सिस्टम में तो आ ही गया। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है, ब्लैक मनी डायरेक्टली भी इकोनॉमी में आ सकता है, बट जनरली ये 3 स्टेजेस फॉलो करता है। सो ये जो 3 स्टेज है, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, आपने हेडिंग देखा होगा, यहाँ पे लिखा है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002।
सो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस है इन पर कंट्रोल लाने के लिए हमने ये एक्ट बनाया है, प्रिवेंशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अच्छा, क्या इससे पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग रुक गया है? डेफिनेटली नॉट। आसपास हम बहुत सारे अभी भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं। तो इसका जो कवरेज है ये जानते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज को ये कवर करता है। अब होता क्या है, कॉमन पब्लिक जो है हर किसी के हर तरह के इनकम को छुपाने को ब्लैक मनी कहती है और उसको कन्वर्ट कर दिया मतलब उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया। अब एग्जांपल के लिए सपोज मेरा बिजनेस है लेट्स से कपड़े बेचना या फिर कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है, तो मैंने 100 स्टूडेंट्स के बदले सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के रिसीट्स दिखाए। लेट्स से मुझे इनकम टैक्स इवेड करना था ना, इवेजन ऑफ इनकम टैक्स इज रॉन्ग, और जो पैसे बचे उसको मैंने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो अब क्या है, काला पैसा तो निकला है, ब्लैक मनी तो बना है क्योंकि मैंने उस पर टैक्स नहीं भरा है। लेकिन जब मैं दूसरे बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, कहना इसे कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है। और ये जो कंसेप्ट है ये मनी लॉन्ड्रिंग में कवर्ड नहीं होगा। मेरा जो कुछ भी मैंने गड़बड़ किया है ये इनकम टैक्स एक्ट देखेगा। क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्ट में जो भी पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसके लिए शेड्यूल्ड ऑफेंसेस होना जरूरी है। तो जो पैसा कमाया है वो कहां से कमाया हुआ होना चाहिए? शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। तो इसी एक्ट में जो शेड्यूल्स है पार्ट ए, बी और सी में लिस्ट दिया है, जो इवन स्टूडेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं, इन्हीं कैटेगरीज के ऑफेंसेस को लिस्ट किया गया है। ड्रग्स से रिलेटेड हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, देन किडनैपिंग से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, जानवरों को मारना और उनके स्किन को बेचना, तस्करी जिसे कहते हैं। सो इस तरह के ऑफेंसेस लिस्टेड है यहाँ पर। तो उन ऑफेंसेस को करके जो पैसा कमाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कौन से क्राइम्स कवर्ड है? जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट में आते हैं। तो उन क्राइम्स को करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो मिलता है, प्रॉपर्टी जो मिलता है, उसको अगर वाइट में कन्वर्ट किया तो ही हम उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। सो मेरे कोचिंग क्लासेस के रिसीट्स कम दिखाकर अगर मैं कुछ करती हूँ तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहेंगे। काला पैसा तो डेफिनेटली है लेकिन उसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहेंगे, और इस एक्ट में मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इट विल बी कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। अब ये जो प्रॉपर्टी है, क्या जरूरी है काला पैसा सिर्फ पैसा ही हो, कैश ही हो? नॉट नेसेसरी। ब्लैक मनी या ये जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट है ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली। कैश भी हो सकता है, कंपनीज के शेयर्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में कुछ मिल सकता है। सो एवरीथिंग इंक्लूडेड अंडर प्रॉपर्टी, मनी और इक्विवेलेंट। अब इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम और लीगल मनी बनकर वापस इकोनॉमी में डालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या देखा हमने? हर तरह का जो पैसा कमाया है और छुपाया है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहेंगे। सिर्फ शेड्यूल ऑफेंसेस जो है उसको करके जो पैसा कमाया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसे ही हम प्रॉपर्टी कहेंगे। और उस प्रॉपर्टी को जब हम कन्वर्ट करते हैं, लीगल सिस्टम में लाते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। और सिर्फ उन केसेस को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर किया जाएगा। एक और बात है, हु इज पनिशेबल, हु आर द पर्सन्स पनिशेबल अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है ना, जो हमने अभी यहाँ पे देखा, ये कन्वर्जन प्रोसेस हुआ, हवाला ट्रांजैक्शंस हुए, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस में जो लोग इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट मिलेगा अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देन फिर एक्चुअल में मर्डर जिसने किया, जिसने उस जानवर को मारा होगा या जिसने एक्चुअली किडनैपिंग की होगी, उनको कौन पनिश करेगा? तो उसके लिए हमारे पास सीआरपीसी, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स है, आईपीसी है, उसके अंडर सारा पनिशमेंट्स रहेगा। इस पर्टिकुलर एक्ट में पनिशमेंट जो भी दिए हैं वो इन 3 स्टेजेस, ये प्रोसेस के लिए पनिशमेंट होगा। सो जिसने एक्चुअली मर्डर किया होगा या जिसने एनिमल किलिंग की होगी उसके पनिशमेंट्स वो रिस्पेक्टिव एक्ट्स में होंगे। दिस एक्ट विल ओनली डील विद people involved in money laundering process. So this will be the entire coverage of the act. ये एक्ट 2002 में बना। क्या उसके पहले ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता था? डेफिनेटली होता था। इसका इनिशिएट एक्चुअली ज्यादा जोर इंडिया में तब पकड़ा जब G7 कंट्रीज ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऐसा एक कमेटी एस्टैब्लिश किया जिसके कुछ रिकमेंडेशंस आए। उन रिकमेंडेशंस के बाद हमारे यहाँ पर भी ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट के अंडर बहुत सारे पनिशमेंट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए। बहुत सारे जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट कौन सा है, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स है, स्टॉक मार्केट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स अथॉरिटी, देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सारे लोगों का क्या
कंट्रीब्यूशन होता है अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें आगे के वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग.